नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया है। जगदीप धनखड़ वो राज्यपाल हैं जिनका बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से 36 का आंकड़ा रहा है। हर मुद्दे पर ममता बनर्जी और धनखड़ के बीच तकरार देखने को मिली है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष में एकजुटता नजर नहीं आई, तो क्या उपराष्ट्रपति चुनाव का समीकरण भी इससे अलग नहीं होगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। जगदीप धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं और इस समय जाट बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। जाटों को साधने के लिए बीजेपी ने धनखड़ को उम्मीदवार बनाकर जाट कार्ड खेला है, जिससे जाटों की नाराजगी दूर हो सके। धनखड़ ने 30 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल के गवर्नर पद की शपथ ली थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो मुख्य विषय आज था संसदीय बोर्ड का, वो विषय था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैंडिडेट का चयन प्रक्रिया। तो इस चयन प्रक्रिया के लिए हम सब लोग बैठे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सभी बातों की चर्चा हुई। कई नाम हमारे पास आए जिन पर चर्चा हुई, बड़ी वृहद चर्चा हुई। सभी दृष्टि से चर्चा में समाज की दृष्टि से, देश की आवश्यकता, बाकी सारी चीज़ों को देख करके सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया। लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। नजर डालते हैं जगदीप धनखड़ के राजनीतिक सफर पर। जगदीप धनखड़ मूल रूप से राजस्थान से आते हैं। जाट समुदाय पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल के वो काफी करीबी थे। देवीलाल ने उन्हें 1989 में कांग्रेस के गढ़ रहे झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से विपक्षी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा था और धनखड़ ने जीत दर्ज की थी। तभी से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। इसके बाद जगदीप धनखड़ 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। वहीं जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए। वे 1993 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में किशनगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। राजस्थान की राजनीति में फिर अशोक गहलोत का प्रभाव बढ़ने पर धनखड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे और कहा जाता है कि वे जल्द ही वसुंधरा राजे के करीबी बन गए। राजस्थान में जाटों का आरक्षण दिलाने में भी जगदीप धनखड़ की अहम भूमिका रही। धनखड़ की जाट समुदाय में अच्छी खासी साख है। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर उस समय करीब 1 दशक के लिए थम सा गया था, जब उन्होंने अपने कानूनी करियर पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। जुलाई 2019 में धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और तब से राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करने को लेकर वे अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। जब से जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने, तभी से ममता बनर्जी में तकरार बढ़ती गई। हर एक मुद्दे पर वो एक दूसरे के सामने आए। यूनिवर्सिटी के चांसलर पद को लेकर दोनों के बीच खूब विवाद हुआ। उसके बाद मकाली के विवाद को लेकर भी तकरार हुई। इसी साल जनवरी में ममता बनर्जी ने गवर्नर जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक भी कर दिया था। सीएम ममता ने धनखड़ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि वे उनसे परेशान हो गई थी। उन्होंने धनखड़ पर चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक को धमकी देने का आरोप लगाया था। साथ ही फोन टैपिंग का आरोप भी लगाया। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की ओर से जगदीप धनखड़ के ऐलान के बाद अब विपक्ष ने भी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है।
बात करें विपक्ष की तो विपक्ष ने कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा है। अल्वा को मैदान में उतारने का फैसला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने लिया। 17 दलों की सर्वसम्मति के बाद अल्वा को मैदान में उतारने का फैसला किया गया। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी के समर्थन से मार्गरेट अल्वा कुल 19 पार्टियों की संयुक्त उम्मीदवार होंगी। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान तो कर दिया, तो आइए अब जान लेते हैं कौन है मार्गरेट अल्वा और इनका राजनीतिक करियर कैसा रहा है। आपको बताते चले कि कांग्रेस की नेता मार्गरेट अल्वा 1974 में पहली बार सांसद बनी। राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर अल्वा 5 बार संसद सदस्य रह चुकी हैं। वहीं 1999 में उत्तर कन्नड़ से लोकसभा चुनाव जीत हासिल कर चुकी हैं। कांग्रेस सरकार में महिला सशक्तिकरण संबंधी नीतियों को तैयार करने और उन्हें पास कराने में अल्वा का अहम योगदान रहा, जिसके लिए उन्हें 2012 में मर्सी रवि अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। केंद्र में यूपीए की सरकार के दौरान 6 अगस्त 2009 को उन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया। इसके बाद उन्हें गुजरात राजस्थान का राज्यपाल भी बनाया गया। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने सोमवार यानी कि आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी समेत जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। साथ ही एनडीए के सहयोगी दल भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर मार्गरेट अल्वा नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। बीजेपी ने जगदीश धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर जहां विपक्ष के खेमे में बेचैनी बढ़ा दी थी, वहीं अब विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। देखा जाए तो राजनीतिक आंकड़ों के हिसाब से धनखड़ का पलड़ा फिलहाल भारी दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि उम्मीदवारों के ऐलान के बाद जीतता कौन है। तो देखना ये होगा कि किस तरीके से अब संसद के दोनों सदनों के जो सांसद हैं वो वोटिंग करेंगे। आपको बता दें 6 अगस्त को वोटिंग होनी है। 19 जुलाई तक उम्मीदवारी दाखिल की जा सकती है। और ऐसे में जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ का नाम सामने रखा है, बीजेपी ने अपने आप में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा का नाम सामने रखा है। देखना ही होगा कि जीतेगा कौन, लेकिन लगभग एनडीए का उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। इसी पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं आजाद खालिद जी, वो जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है पहले तो जीएमडी न्यूज पर। आजाद खालिद जी, क्या माना जाए, बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के तौर पर जो उम्मीदवार उतारा है, कहीं ना कहीं राजस्थान और हरियाणा के चुनाव को देखते हुए, 2023 में राजस्थान के चुनाव है, 2024 में हरियाणा के, ऐसे में दोनों ही जगह जिस तरीके से एक जगह बीजेपी की सरकार है और अब बीजेपी चाहेगी कि राजस्थान में भी कमल खिलाए, उसको देखते हुए जाट समुदाय से उम्मीदवार उतारा गया है एनडीए की तरफ से। देखिए, राजनीति में अगर देखा जाए तो राजनीति फुल टाइम सेवा कर लें या जॉब कर, लेकिन बीजेपी के अलावा इस उसूल पर कोई अमल करता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी ने हर एस्पेक्ट को, हर लम्हे को, हर ओकेजन को, अगर आप बात करें आपदा को भी अवसर में बदलने का अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट है तो वो भाजपा से सीखना होगा। और खासतौर से विपक्ष को, उस विपक्ष को जो कि कर्नाटक में हाथ डालकर सोनिया गांधी और मायावती जी और पता लगा सभी लोग हाथ में हाथ डाले हुए थे, लेकिन वो हाथ फोटो सेशन तक होकर रह गया, उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात यह कि विपक्ष एज ए विपक्ष कहीं नजर नहीं आता। लोकतंत्र के अंदर अगर आप बात करेंगे, जनता की सेवा का अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो विपक्ष में रहकर सेवा की जा सकती है, लेकिन अब पॉलिटिकल लोगों ने जनता की सेवा को मात्र सत्ता से चिपक कर अपनी सेवा करना बनाना रह लिया है।
इस ही वजह से शायद विपक्ष कहीं ना तो टिकता नजर आता है, न टिकता नजर आता है। दिखना मैंने शायद जल्दबाजी में कह दिया, मुझे लगता है दिखता ही नजर नहीं आता और दिखता भी वो नहीं है, क्योंकि किसी भी मुद्दे पे आप देखें, और मैं नहीं समझता कि आजादी के बाद से अगर देखें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज विपक्ष को कभी मिली हो जितनी अपॉर्चुनिटीज इस बार मिली है, खासतौर से इस टाइम में। एक तो जिस तरीके से जितनी मजबूती के साथ सत्ता आती है, प्रचंड बहुमत के साथ आती है, उतना ही विपक्ष को काम करने का स्कोप मिल जाता है। लेकिन अब के ऐसा लग रहा है कि विपक्ष शायद इस बात से ही धराशायी हो गया कि उसका कोई मत नहीं है। अब रहा सवाल, आपने जिस तरीके से कहा राष्ट्रपति चुनाव के अंदर, अगर राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के अंदर आप देखेंगे तो विपक्ष कहीं नजर नहीं आया। वो कैंडिडेट भी बीजेपी से आयातित लेके आए, जिस पर कई लोगों को शायद ऐतराज रहा हो, या कम से कम खुलकर, क्योंकि आज ही मैंने देखा किसी का पोस्ट देखा, अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने 2 पोस्ट जो है शेयर की थी कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यशवंत सिन्हा को जिताए, और वही यशवंत सिन्हा किसी जमाने में मुलायम सिंह यादव को कहते थे कि उनका जो ताल्लुक है वो कहीं बाहर से क्या है। तो अगर विपक्ष इतना कंफ्यूज है कि उसके पास कैंडिडेट ही इम्पोर्टेड है, खासतौर से जबकि हालांकि अब वो पार्टी बदलती रहती है, लेकिन अगर आइडियोलॉजी की बात करें, और रहा सवाल धनखड़ जी का नाम लेकर जिस तरीके से, तो राजस्थान के चुनावों को भी उन्होंने साधने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने कोई मौका नहीं गंवाया है जबकि वो उसको आपदा को अवसर में न बदले, किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं बड़े शानदार तरीके से प्लानिंग करते हैं और दूर तक की प्लानिंग करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव से 2024 के चुनाव को अछूता रखा या उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव को लेकर उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की। अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब का नाम सुना जा रहा है, तो उन्हें जो है राज्यपाल बनाया गया है, जो धनखड़ जी की जगह उनको इस तरह से कहीं ना कहीं है। लेकिन अगर बात करें तो विपक्ष की विफलता ज्यादा नजर आती है बीजेपी की रणनीति के साथ। आजाद खालिद जी, जिस तरीके से आज राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, वोटिंग हुई है, और ऐसे में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, क्या लग रहा है आपको विपक्ष एकजुट नहीं है और यही हाल देखने को मिलेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में? नहीं, देखिए, जब आप देखें महाराष्ट्र के अंदर, आप देखें कि जो चीजें हुई है वो आपके सामने हुई है। आप कर्नाटक में देखें जिस तरीके से वहां कुमारस्वामी की सरकार गई है, आप मध्य प्रदेश में देखें, तो ये तो वो बड़े एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जो लोग हैं विपक्ष के अंदर, अगर उन्हें एक जगह कहीं सत्ता मिल भी गई है किसी राज्य में, तो वो उन राज्यों को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में तो उनका जो फेलियर है वो तो बिल्कुल साफ नजर आता है। झारखंड में आप देखें कि जिस तरीके से कोalition की सरकार कांग्रेस की चल रही है, लेकिन वहां के जो मेन प्रभारी थे आरपीएन सिंह ही वहां पर क्रॉस कर गए। वोटिंग तो बात की बात है, वो तो लाइन ही क्रॉस करके चले गए। ऐसे आप देखें, कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो ये देखना होगा विपक्ष को कि उसको अपने जिसे कहना चाहिए, ये एक राजनीति को मैं कभी कभी एक खराब मिसाल देता हूँ, हालांकि कुछ लोग उस पर ऐतराज भी करते हैं। मैं कबूतरबाजी समझता हूँ, जैसे कबूतरबाज अपने कबूतर उड़ाते हैं, कुछ सभी उड़ाते हैं, तो कुछ लोग कुछ दूसरों के कबूतरों को अपनी छतरी को उतार लेते हैं। तो राजनीति में भी ऐसा ही होता है कि या तो ऊपर शिकरे का या बाज का डर दिखाकर कबूतर को नीचे उतार लिया जाता है, या फिर उसको लालच देकर नीचे दाना डालकर उतार लिया जाता है। लेकिन वो दक्षता है उस कबूतरबाज की जो कि अपने कबूतरों को न सिर्फ सुरक्षित रखता है बल्कि दूसरों को उतार भी लेता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जो कबूतर है वो न सिर्फ हैरास है, घबराए हुए हैं, वो कहीं भी उतरने को तैयार है, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपने सेना को जिसे कहना चाहिए कॉर्डन ऑफ करने में नाकाम नजर आता है। क्रॉस वोटिंग हो, चाहे वो राज्यों की सरकारों से उसका हाथ धोना हो, ये तमाम चीजें एग्जाम्पल है इस बात की कि विपक्ष कहीं ना कहीं डिमोरलाइज नजर आ रहा है। आजाद खालिद जी, जिस तरीके से 390 से ज्यादा वोट चाहिए होंगे, ऐसे में बीजेपी के पास 394 सीटें हैं दोनों सदनों में मिलाकर के। देखा जाए 780 में से 390 से ज्यादा चाहिए, तो ऐसे में तो साफ तौर पे उपराष्ट्रपति बनते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पे। दूसरी चीज, जी 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 आप सवाल पूरा कर लें। जी, मैं कह रहा हूं कि 780 सीटें दोनों सदन अगर मिला ले, बीजेपी के पास अकेले 394 है, 390 से ज्यादा चाहिए। ऐसे में उपराष्ट्रपति तो बनते साफ तौर पे नजर आ रहे हैं।
जगदीप धनखड़ साहब। लेकिन सर कितना प्रभाव पड़ेगा 2023 के उस चुनाव में, क्योंकि जाटों पर अच्छा खासा प्रभाव है सर। किसान पुत्र के नाम से उन्हें पुकारा है बीजेपी ने, एनडीए ने कहा है साफ तौर पे बीजेपी राजस्थान में किसी भी तरह सरकार बनाना चाहती है। जो पुराना कमल खिला हुआ था एक बार फिर से उसे चमकाना चाहती है, एक बार फिर से राजस्थान में कमल खिलाना चाहती। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा भी साधना चाहती, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद जाट नाराज चल रहे थे सर। देखिए, नाराजगी और जो खुशी है वो बदलती बदलती रहती है। किसान आंदोलन के जमाने में यकीनन किसान नाराज रहे, आंदोलन लंबा चला, लेकिन अगर बात करें विपक्ष उसको उतनी सुंदरता से नहीं बुना पाया जितनी सुंदरता से बीजेपी ने इसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि एक टाइम ऐसा आया कि बैकफुट पे बीजेपी को जाना पड़ा, सत्ता को बाकायदा उनको सबको वाइंड अप करना पड़ा और इस तरह से सारे कानूनों को वापस कर लिया। लेकिन ये सब जो कहना चाहिए डैमेज कंट्रोल की दिशा में उठाए गए वो कदम है जिसको लेकर बीजेपी रणनीति, चाहे वो फ्रंट फुट पे बढ़ के खेले, बैकफुट पे जाके खेले, लेकिन वो अपनी रणनीति बदलती रहती है। लेकिन विपक्ष को जितने मौके इस बार मिले हैं, चाहे वो किसान आंदोलन के नाम पर हो, चाहे किसी भी बात पर हो, वो उनको ना तो एकजुटता के साथ उतरकर मैदान पर बुना पाई है और ना ही लोगों में मैसेज दे पाई है। देखिए, मैं अगर बात करूं बीजेपी के कैंडिडेट की, राष्ट्रपति महोदय के लिए जो कैंडिडेट हमारे यहाँ उतरे हैं उनको मैडम जो है, बाकायदा बीजेपी ने ये मैसेज दिया कि हम समाज के बिल्कुल कमजोर तबके और आदिवासी तबके के शख्स को भी देश के सर्वोच्च पद पर दिखाने का रखते हैं और ये हमेशा से रहा है। आप चाहे यानी जैनसिंह जी का जमाना देखें, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जमाना देखें, तो ये एक मैसेज भी होता है। उनकी काबिलियत के अलावा पार्टी ये भी मैसेज देने की कोशिश करती है कि वो एक बड़े तबके को, जिस तरीके से आप क्या नारायण जी का देखें और देखें, लेकिन इस बार विपक्ष के पास जो चेहरा था यशवंत सिन्हा, उसमें आप वो चार्ज बताए जिसको लेकर के विपक्ष जाकर अपनी मार्केटिंग कर सकती। विपक्ष के पास मार्केटिंग करने तक के लिए कोई उसके बक्से के अंदर कोई सामान नहीं था कि वो आखिर बेचे क्या। बीजेपी तो बेचने के लिए उसके पास था कि हमने जिस शख्स को चुना है, जिस शख्स को हम मैदान में उतार रहे हैं, उसका बैकग्राउंड ये है, उनका ये वर्किंग स्टाइल है, या उनका जो समाज के अंदर बिल्कुल अंतिम व्यक्ति के तौर पर उनको चुना गया। लेकिन विपक्ष के पास तो ऐसा कोई नाम नहीं था। यशवंत सिन्हा जी को अगर उन्होंने चुना है तो उनके बेटे बीजेपी में ही है, बीजेपी से वो इम्पोर्टेड भी है, वो निजी तौर पर अच्छे काबिल इंसान है फाइनेंस के मैटर में। लेकिन अगर विपक्ष के पास कोई ऐसी चीज हो जिसको कि चार्ज के तौर पर कही जा सके तो वो बताएं। अब ऐसे ही अगर धनखड़ जी का नाम है तो उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान के चुनावों को भी इस तरह से नजर में रखा गया है और उसके अलावा बहुत चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने गिरफ्तार में ढांकना होगा। उसकी जिम्मेदारी थी सत्ता को समझाए रखना, काबू में रखना, उसको गाइड करना, उसका एक तरह से अंकुश भी रखना और जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक जनता की आवाज को भी उठाना और सत्ता तक पहुंचाना। लेकिन शायद वो कहीं खुद ही अपने जूतों में बटी हुई दाल के अंदर एक तरह से बिगड़ी हुई नजर आता है विपक्ष, और वो किसी भी मुद्दे पर खासतौर से रणनीति बनाने में अभी तक तो नाकाम नजर आ रहा है। क्योंकि आप चाहे कांग्रेस की या टीएमसी की बात देखें, वो कहीं एक मंच पे खुल के सामने आने को तैयार नहीं है। एक मंच पर उनके अपने एक तरह से वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं। क्योंकि ममता बनर्जी की अगर आप बात करें, वो कांग्रेस से ही बगावत करके एक तरह से अलग दल बना, तो वो कांग्रेस की ज्यादातर नीतियों का खुलकर समर्थन करने से मजबूर रहेंगी। ऐसे अगर आप बात करें शरद पवार की या फिर उन दलों की खासतौर से, और जो चेहरे थे वो भी कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं। लेकिन अगर मैं एक बड़ी आपसे अजीब सी बात करूंगा, माफी के साथ सभी लोगों से, आज विपक्ष के दबने का एक कारण शायद ये भी लगता है कि लोगों के अंदर करप्शन के अंदर आखंड डूबा होना उनकी हिम्मतों को कहीं ना कहीं फर्क कर रहा है। राजनीति हो या कोई भी आंदोलन हो या कोई भी सोशल एक्टिविटी हो या कोई सोशल एक्टिविज्म हो, एक्टिविज्म तभी हो सकता है जब लड़ने का मादा हो और आदमी के दामन के ऊपर दाग कम हो और उसको जेल जाने से डर जरा कम लगे। जेल तो जाना राजनीति के अंदर एक प्रोसेस है, लेकिन
जिस तरह के आरोपों में लोग आजकल जा रहे हैं, तो शायद उस डर में भी लोग संसद में खड़े होकर अगर तारीफ करें अपने विपक्षी की, मुलायम सिंह यादव जी अगर संसद के अंदर आखिरी सेशन के अंदर तारीफ कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समझना होगा कि विपक्ष या तो बहुत ज्यादा पोलाइट हो गया है या बहुत ज्यादा डरा हुआ है। बिल्कुल। आजाद खालिद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, वक्त निकालने के लिए बेहद शुक्रिया सर आपका। तो कुल मिलाकर के उपराष्ट्रपति जो है, अब देखना यह होगा कि आखिरकार जब 6 जुलाई को वोट पड़ेंगे, हालांकि स्थिति बहुत कुछ साफ है, 394 सांसद हैं बीजेपी के पास, 390 से ज्यादा चाहिए, कुल 780 सीटें हैं, और ऐसे में 780 वोट में से सिर्फ 390 से एक ज्यादा चाहिए होगा, और ऐसे में बीजेपी वो आंकड़े को छूते हुए नजर आ रही है। विपक्ष जिस तरीके से आज के राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान विपक्ष में टूटन नजर आई, कहीं बिखराव नजर आया, क्रॉस वोटिंग हुई है, एनडीए के पक्ष में किस तरीके से एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाले गए। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजीव मिश्रा जुड़ चुके हैं। संजीव मिश्रा सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ साहब को लाया गया है, उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार एनडीए ने घोषित किया है, 2 राज्यों के चुनाव बहुत अहम है, एक तो राजस्थान 2023 में होना, 2024 में हरियाणा में होना है। उन दोनों चुनावों को साधने की कोशिश है, जाटों को साधने की कोशिश है, क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा था, जाट नाराज चल रहे थे, और ऐसे में भविष्य में अगर एक बार फिर से बीजेपी कृषि कानून पर कोई बिल लाना चाहती है, तो फिर ऐसे में जगदीप धनखड़ साहब एक पुल की तरह काम कर सकते हैं किसानों और सरकार के बीच में। कैसे देखते सर? देखिए, जगदीप धनखड़ साहब का आना, एक तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, राजस्थान के चुनाव से महत्वपूर्ण है, और आप देखिए इसलिए विपक्ष को मजबूर होना पड़ा कि कहीं ना कहीं राजस्थान से जोड़ना पड़ा। जो उनकी प्रत्याशी है वो राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो ओवरऑल इसमें हरियाणा से ज्यादा राजस्थान का चुनाव दिखता है, और कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण थोड़ा तो इम्पैक्ट करते ही है। और तीसरी चीज ये है इसमें कि राज्यसभा में बीजेपी की संख्या तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो कंबाइंड एनडीए है उसको लेकर तो एक ऐसा मैच्योर आदमी चाहिए ना जो राज्यसभा संभाल सके। नड्डा ने बहुत अच्छी रंग से राज्यसभा चलाई, तो जो धनखड़ साहब है वो मैच्योर है। दूसरे वो जनता दल होते हुए, कांग्रेस होते हुए भाजपा में आए हैं, तो सभी पार्टियों में उनके परिचित लोग हैं। तो आप जब एक सदन का नेता चुनते हैं, आपने सुना प्रधानमंत्री ने जब उसको बधाई दी और जो बात कही, तो उन्होंने ये बात कही कि राज्यसभा को एक अच्छा सभापति मिलने वाला है। उन्होंने देश को उपराष्ट्रपति मिलने वाले के साथ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट देखिए, तो वो कह रहे हैं कि राज्यसभा को एक अच्छा सभापति मिलने वाला है। मतलब उनके निशाने पर राज्यसभा भी है, चूंकि बड़े कानून बनने हैं, हो सकता है जनसंख्या से जुड़ा कोई कानून आ रहा है तो राज्यसभा में पास कराना होगा, तो एक मजबूत आदमी चाहिए, ऐसा चेहरा चाहिए जो संभाल सके पूरी चीजों को। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें भी ध्यान में रखी गई है। और चुनाव वाला स्पीकर तो देखिए बीजेपी 24 घंटे 365 मोड में रहती है, और उसमें कोई बुराई नहीं, पॉलिटिकल पार्टी वो चुनाव लड़ने और राजनीति करने जीतने आए, तो उनके दिमाग में हर समीकरण होता ही होता है। संजीव जी, अक्सर देखा गया जब ये राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, उस दौरान जब ममता बनर्जी की तरफ से कुछ भी किया जाता था, एक्शन होता था, उस पर इनका रिएक्शन जरूर आता था, खुले तौर पे अपनी बात को रखते थे। सर, उपराष्ट्रपति बनने के बाद अगर ये बनते हैं, उसके बाद सर जो मुद्दे हैं क्या उन पर मुखर होते हुए नजर आएंगे? क्या कयास लगाया जा सकता है? हर पद की मर्यादा होती है, मुझे लगता है धनखड़ जी सीजनल पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन है, और वो चीजों को समझते हैं, वो हर पद की मर्यादा के अनुरूप काम करेंगे। वो कहीं से भी ऐसा कुछ हल्कापन नहीं लाएंगे जिससे उस पद की गरिमा प्रभावित हो। वो राज्यसभा के उपसभापति होते ही सब राज्यसभा के नेता होते ही सबके नेता हो जाएंगे, देश के उपराष्ट्रपति होंगे तो सबके उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, और ये चयन निश्चित रूप से सबके नेता वाला चयन होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है धनखड़ साहब के मामले में। संजीव मिश्रा सर, जिस तरीके से देखा गया है कि आज राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई है, विपक्ष में फूट नजर आई है कई जगहों पर, उड़ीसा ले लीजिए, चाहे आप गुजरात ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, और ऐसे में क्या लग रहा है आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी कहीं ऐसा ना हो कि
अंदर खाने लोग जो है वोट कर दे उपराष्ट्रपति एनडीए के उम्मीदवार को सर, ऐसा देखने को मिल सकता है? विपक्ष को कितना बड़ा नुकसान आप देखते हैं सर? वहाँ लोकसभा राज्यसभा केवल सांसदों का चुनाव है, ये सांसदों में के लेवल पे देखिए आप, सांसदों में कोई बहुत जाति गड़बड़ नहीं चला है। आप वहाँ देख लीजिए ना, लोग सांसदों में बहुत सारी क्रॉस वोटिंग नहीं है, जो क्रॉस वोटिंग है विधानसभाओं में है, और उपराष्ट्रपति में विधानसभाओं में वोट पड़ने नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि ये बात है कि विपक्ष ने कोशिश तो की यशवंत सिन्हा के रूप में सीएपी की, लेकिन वो सीरियसली चुनाव नहीं लड़ा। अब उत्तर प्रदेश में जब यशवंत सिन्हा ने तो अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सांसद अपनी पार्टी के टिकट पर विधायक जीते हुए शिवपाल यादव को नहीं बुलाया, राजभर को नहीं बुलाया, तो उन्होंने तो रास्ता दे दिया राजभर को कि आप चले जाओ द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने। एसपी को ऐसी विपक्ष का हिस्सा ही लोग जैसे मानते तो बीएसपी ने उसको कर दिया। तमाम बार चीजें वैसी होती नहीं है जैसी दिखती हैं, इसलिए ये अवसर मिले। उड़ीसा में इसलिए हुआ कि उड़ीसा में मुख्यमंत्री छुट्टी कर गए, प्रदेश से जुड़ी हुई है, तो अपने आपको याद होगा जब प्रतिभा पाटिल की बात आई थी तो शिवसेना बीजेपी के साथ मराठी मनुष्य के नाम पे उन्होंने बीजेपी के साथ होते हुए, और उस समय तो बीजेपी और शिवसेना का साथ बड़ा मजबूत माना जाता था, इसके बावजूद उन्होंने प्रतिभा पाटिल को सपोर्ट किया था। तो उड़ीसा एक क्षेत्रवाद आ गया, उड़ीसा की है, उड़ीसा की बेटी है और बेटीवाद आ गया। तो तमाम बात चीजें जिस तरह दिखती है ऐसी नहीं होती, क्रॉस वोटिंग के पीछे की वजह है और विपक्ष बिखरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं लोकसभा राज्यसभा में बहुत ज्यादा होगा सर। 780 सीट है टोटल सांसदों की, और ऐसे में 390 से ज्यादा वोट चाहिए सर। 394 तो आंकड़ा है बीजेपी के पास सर, तो साफ तौर पे माना जाए उपराष्ट्रपति बीजेपी का ही होगा सर। दिक्कत ही नहीं, हाँ वो तो तय बात है, विपक्ष तो ही पता है। लेकिन सर इसका कितना बड़ा फायदा सर देखते हैं आप, क्योंकि किसान पुत्र के नाम से इनको संबोधित किया जा रहा है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि भविष्य में अगर कोई बिल आता है किसानों को लेकर के, तो उसमें ये एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं सर। भाई बड़ी भूमिका निभाने की बात तब आती है जब इनको कहीं आप ये जिस पोजीशन पे आ गए हैं उस पोजीशन पे आके भूमिका की स्थितियां बहुत रहती नहीं है। सभापति सिर्फ सदन के अंदर कर सकता है, और किसान वाला जैसे किसान आंदोलन वो सड़क पे आंदोलन था, तो सभापति सड़क पे आंदोलन पे नहीं कर सकता। अब एक राज्यपाल है तो सतपाल मलिक बार बार चिल्ला रहे हैं, राज्यपाल भी बने हुए हैं जी सर। बड़ा एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, और इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में अभी तक तो पिछले 7 दशक से बीजेपी विनर है। आगे क्या होता है देखा जाएगा, लेकिन 2014 में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं बीजेपी वन साइडेड विनर है, आगे वो भी लगातार तो जीतती नजर आ रही है। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया सर। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो विपक्ष ने मार्गरेट आल्वा को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार उतारा है जगदीप धनखड़ के सामने। अब देखना ये होगा कि 6 जुलाई को वोटिंग होगी। हालांकि एनडीए का पलड़ा जो है वो भारी नजर जरूर आ रहा है। तो आपको बता दें जिस तरीके से अब उपराष्ट्रपति चुनाव होना है, आज राष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग हुई है, और ऐसे में 21 को मालूम चल जाएगा 21 जुलाई को कि आखिरकार कौन बना है राष्ट्रपति। लगभग द्रौपदी मुर्मू का बनना तय माना जा रहा है, और अब उपराष्ट्रपति की तैयारी में बीजेपी लग गई। हालांकि जो संख्या बल है दोनों सदनों की, उसको देखते हुए कोई मुश्किल आने वाली नहीं है जगदीप धनखड़ के लिए। और बीजेपी बड़ी रणनीति बना के चल रही है, क्योंकि वो आगे के होने वाले चुनाव पर उसकी नज़र है। कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा जाटों के बीच में कि उनके समुदाय से, उनके वर्ग से उपराष्ट्रपति हैं, और ऐसे में राजस्थान के जो मारवाड़ी हैं उन पर अच्छा खासा प्रभाव है जगदीप धनखड़ का। अच्छे जानकार हैं, अच्छी समझ है उन्हें। और इस पर बीजेपी की नेता हैं शबनम पांडे, वो हमसे जुड़ चुकी हैं। शबनम जी, क्या माना जाए, आज तो जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो गए हैं, अब 21 को जिस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा, क्रॉस वोटिंग हुई है सर मैम, और ऐसे में मैम विपक्ष के अंदर फूट देखने को मिली है।
आपको कितना फायदा होता नजर आ रहा है भविष्य में, भविष्य की राजनीति को लेकर? और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जिस तरीके से आपने जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है राजस्थान चुनाव में और हरियाणा के चुनाव में, आपको उधर फायदा होता हुआ देख रही हैं? आप किस रूप में देख रही हैं मैम इसे? देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को क्रॉस वोटिंग कर जिताने का प्रयास विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी, विधायकों या सांसदों ने किया हो, या धनखड़ जी को जिताने का कार्य होगा, वो राष्ट्र हित में होगा। और निश्चित तौर पे राष्ट्र हित को देखते हुए वो सभी विधायक जो कि जिसे जनता चुनती है, वो सभी सांसद जिसे जनता चुनकर सदन तक भेजती है, वो अपने सदन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ कार्य करते हुए मैं मानती हूँ कि कर्तव्यनिष्ठता अपनी जता रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगर एक अच्छा उम्मीदवार होता है, जैसे कि हर कोई सोचता है कि उन्हें राष्ट्रपति पद मिलना चाहिए, उनके लिए अपनी पार्टी लाइन से और अपनी राजनीति से ऊपर उठकर उनके समर्थन में आना चाहिए, इसकी मैं समर्थक हूँ। और आप अगर इसको राजनीतिक तौर पे देखते हैं तो अगर राजनीतिक फायदा देखने की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अभी 5 राज्यों के चुनाव हुआ जिसमें कि बहुत बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और वो केवल इस तरह की राजनीति करके नहीं, वो कहीं ना कहीं योजनाओं को 100% धरातल पर उतारने की वजह से, विकास की रफ्तार को बढ़ाने की वजह से और जनता का विश्वास जीतने की वजह से हुई है, ना कि किसी एक प्रत्याशी को किसी क्षेत्र से चुनने की वजह से। शबनम पांडे जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो जगदीप धनखड़ बने हैं उपराष्ट्रपति पद के एनडीए से उम्मीदवार। छह अगस्त को वोटिंग होनी है और आज राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हो चुकी है। 21 जुलाई को रिजल्ट आएंगे। तो अब उपराष्ट्रपति के चुनाव जो हैं वो 6 अगस्त को होने हैं और ऐसे में कल यानी 19 जुलाई तक उम्मीदवारी पेश की जा सकती है और देखना ही होगा कि आखिरकार जीत किसके हाथ लगती है। हालांकि बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी नजर जरूर आ रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जेएमटी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।